बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिज़िक्स क्लास। फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 7 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। और इस चैप्टर में जिस पार्ट को हम स्टडी कर रहे थे वो था ग्रेविटेशन। लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशन से रिलेट न्यूटन का एक लॉ स्टडी किया था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस लॉ के मुताबिक कायनात की हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही होती है, एंड द फोर्स बाय विच इट अट्रैक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। That gravitational force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. फिर उसके बाद हमने इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक फॉर्मूला बनाया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें से एफ जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पूरी कायनात में फिक्स है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। m1 और m2 दो बॉडीज का मास है, और r इन दोनों के सेंटर में, जो सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट कर रहे हैं r से। फिर हमने इसी लॉ को और इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया, विच इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई के साथ साथ जी में तब्दीली। जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस जी की वैल्यू सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन जैसे ही आप इस ज़मीन से ऊंचाई इख्तियार करते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, जैसे ही आप इस ज़मीन से दूर जाते जाएंगे ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। जैसे ही आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, एल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं, तो जी की वैल्यू जो है वो कम होती रहती है। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखा हुआ है तो जी की वैल्यू इसकी होगी 9.8, लेकिन जैसे ही आप इसको जितना ऊपर लेकर जाते जाएंगे, जी की जो वैल्यू है वो 9.8 से कम होती जाएगी, 9.8 से आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जाएगी। तो ऊंचाइयों पर, एल्टीट्यूड्स पर, ऊंचाइयों पर जी की वैल्यू कम पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू होती है सरफेस पर, ऊंचाई पर कम होती है। इसकी एग्जाम्पल भी दी थी, जैसे कि अगर आपकी कराची, आप ज़मीन पर है 9.8, अब ऊंचाई पे चले हैं किसी पहाड़ की चोटी पे, तो वहाँ जी की वैल्यू जो है वो कम होगी, जी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर जो वेट होता है वो भी इंसान का रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा ऑड महसूस हो रहा होता है। फिर मैंने आपको इसकी वजह भी बताई थी, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की के बदौलत हम ये कह सकते हैं कि दो बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब चूंकि आप ऊंचाई पर ले गए बॉल, इसका मतलब है आपने अर्थ और उस बॉल के दरमियान फासला बढ़ा दिया। अब जब आपने फासला बढ़ा दिया तो जाहिर बात है फिर इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कम हो जाएगी। और ये बॉल और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको आप वेट भी कहते हो। तो वेट कम हो जाएगा। वेट कम क्यों है? क्योंकि जी कम हो रही है। तो जितना आप इसको ऊपर लेके जाते जाएंगे जी की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। वाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द बॉल इंक्रीजेस, ड्यू टू विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वेट दैट विल डिक्रीज, और इनकी डिक्रीज होने की वजह जी की वैल्यू का कम होना है। अब हम इसको ज़रा मैथमेटिकली साबित करते हैं इस बात के लिए कि जी एल्टीट्यूड के साथ जी की वैल्यू वेरिएट करती है। इसके लिए एक इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन के ज़रिए हम इस बात को साबित करते हैं कि वाकई में जी की वैल्यू कम होती है, ना कि बढ़े। होता है ना, बढ़े। तो अब हम इक्वेशन के ज़रिए साबित करते हैं कि जी की वैल्यू रिड्यूस होगी। इसके लिए हम दो सिचुएशन लेंगे। पहली सिचुएशन में हमारे पास अर्थ है और अर्थ की सरफेस पर बॉल रखी हुई है। सरफेस पर जब बॉल रखी हुई होगी तो फिर जी की वैल्यू सरफेस पर मैंने आपको बताया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता है, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं पता। मैं वैल्यू आपको बता सकता हूँ कि सरफेस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला मुझे नहीं पता, लिहाजा पहले मैं फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। तो मेरे पास पहली सिचुएशन में अर्थ है जी एक बॉडी, और उसकी सरफेस पे रखी हुई बॉल, जो कि मेरे लिए हो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट। दोनों के मासेस में कंसीडर कर रहा हूँ। अर्थ के मास को मैं एम ई कहूँगा,
जबकि बॉल के मास को मैं m कह देता हूँ, और दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। ये वही सिचुएशन है जो हमने मास ऑफ अर्थ में कंसीडर की थी। जब हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया था तो जो सिचुएशन कंसीडर की थी ये वही सिचुएशन है। तो इस वक्त आपके पास एक अर्थ है जी, उसका मास है m, और उसकी सरफेस पर एक बॉल रखी हुई है, उसका मास है m। दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है re, विच इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब सर आइजैक न्यूटन के लॉ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की नज़र से देखें तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी है और ये दो ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप उस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं तो m1 और m2 दोनों बॉडीज का मास हो गया, और r जो है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हो गया। तो आपने m1 की जगह अर्थ का मास डाल दिया me ये, और m2 की जगह आपने उस छोटी सी बॉल का मास डाल दिया m, जबकि r जो डिस्टेंस होता है आपने जो है उसकी जगह ये re डाल दिया। तो अर्थ और इस बॉल के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कितनी होगी, Gm अपॉन re स्क्वायर। फिर हमने कल मास ऑफ अर्थ में भी देखा था कि ये जो अर्थ और बॉल के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसको हम वेट भी कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा रहा होता है वो वेट कहलाती है। तो यहाँ पर भी ये वेट कहलाएगी, और वेट का फॉर्मूला होता है mg, लिहाजा आप इस mg को इस f की जगह रिप्लेस कर दें। आपने इस f को हटा के इसकी जगह mg डाल दिया। अब आपके पास इक्वेशन क्या हो गई, mg इज इक्वल टू कैपिटल G MEN अपॉन RE स्क्वायर। ठीक है, ये आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लिया, उसमें वैल्यूज डाली, ये फॉर्मूला बन गया। फिर आपने कहा कि जो अर्थ और बॉल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेट भी होती है, लिहाजा इस f की जगह आपने वेट का फॉर्मूला डाल दिया m। अब आपने दोनों तरफ से ये स्मॉल m काट दिया, ये दोनों साइड पे सेम थे, कट आउट हो गए। क्या बच गया जी, स्मॉल g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये आपके पास हो गई जी अर्थ की, ये आपके पास जो मैंने आपको कहा था ना शुरू में कि अर्थ की सरफेस पर बॉल रखी हुई है, मुझे उसकी वैल्यू पता है कितनी होती है 9.8, लेकिन मुझे उसका फॉर्मूला नहीं पता, तो ये मैंने फॉर्मूला बना लिया। जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आप मास ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें जो बॉल और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। ठीक है, अभी फिलहाल चूंकि सरफेस पर होती है बॉल तो ये RE कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ऊपर चली जाएगी बॉल तो ये RE चेंज हो जाएगा। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। अगर हमारे पास सरफेस पर बॉल मौजूद होती है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ ये तो सेम रहता है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। हम यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ लगा के वैल्यूज निकालेंगे तो 9.8 आती है। तो ये पहली सिचुएशन हो गई कि आपके पास अर्थ की सरफेस पे बॉल रखी हुई है, और जब सरफेस पर बॉल रखी हुई हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ये Gem अपॉन RE स्क्वायर। अब हम दूसरी सिचुएशन कंसीडर करते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, हमारे पास जो बॉल है थी सरफेस पर, अब आप उसको ऊंचाई पे ले जाए। अब नाउ इट कवर्स अ डिस्टेंस, उसने एक हाइट अचीव कर ली, आप उसको एक ऊंचाई पर ले गए। अभी भी मास आपके बॉल्स के वही रहेंगे, अर्थ का मास भी आपका वही रहेगा जी ME, और उस छोटी सी बॉल का मास जो है वो भी m रहेगा। बस फर्क कहाँ पे पड़ा है, अब दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। जब हमारी बॉल सरफेस पर रखी हुई थी तो डिस्टेंस था रेडियस ऑफ अर्थ से बराबर, और अब क्योंकि आप एक बॉल को ऊंचाई पर ले गए, हाइट आपने कवर कर ली, तो अब बॉल और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हो गया रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। रेडियस ऑफ अर्थ जो है सेंटर से लेके सरफेस तक का फासला हो गया, और सरफेस से इस बॉल के यहाँ तक का फासला h हो गया। तो अब आपने ये जो दूसरी सिचुएशन कंसीडर की है कि आपने बॉल को सरफेस से उठा के एक ऊंचाई पर ले गए, तो इस दूसरी सरफेस में दोनों बॉडी के मास सेम रहेंगे m और me, बस फर्क सिर्फ एक जगह पर आ रहा है। अब जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट नाउ दैट इंक्रीज, अब वो बढ़ गया, और अब वो पहले था RE और अब कितना हो गया RE प्लस H। अब इस पॉइंट पर, जिस नए पॉइंट पर अब आपका ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पर जो G की वैल्यू है हम उसको G बार से डिनोट करेंगे, और उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसी इक्वेशन से बना लें आप।
जी और एम ई ये तो फिक्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हर जगह फिक्स होता है। और मास ऑफ अर्थ आप देख लें दूसरी सिचुएशन में, हमने अर्थ को चेंज नहीं किया, फर्क सिर्फ इधर पड़ा है। पहले जो है वो डिस्टेंस दोनों बॉडीज के दरमियान खाली रेडियस ऑफ अर्थ था, और अब कितना हो गया आर ई प्लस एच और फिर स्क्वायर। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है, ये हमारी बॉल जब अर्थ की सरफेस पर होती है उस वक्त जी कैलकुलेट करने की इक्वेशन है। जबकि ये जो इक्वेशन है वो कब है, जब हमने ऑब्जेक्ट को उठा के एक ऊंचाई पर ले गए, कितना डिस्टेंस हमने तय किया है, एच। जब आप ऑब्जेक्ट को ऊंचाई पे ले जाते हो तो तब जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो ये वो फॉर्मूला है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूलों को देख लें, सिर्फ एक जगह पे फर्क आ रहा है जो डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे जरा। ये हो गई सरफेस पे जी की वैल्यू, और ये हो गई आप उस पॉइंट को ए पॉइंट कह लें तो ए पॉइंट पर जी की वैल्यू। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं जी दोनों इक्वेशंस को लेफ्ट से डिवाइड किया जाएगा, राइट को राइट से डिवाइड किया जाएगा। तो पहले हमने ये इक्वेशन ली, इसका लेफ्ट लिया जी और इसका लेफ्ट लिया जी बार, दोनों को डिवाइड कर दिया। फिर हमने इस इक्वेशन का लेफ्ट लिया, इस इक्वेशन का लेफ्ट लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा। अब इस डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली इक्वेशन जो होती है, अगली जो फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो मैंने इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई किया और ये जो फ्रैक्शन था ये रेसिप्रोकल हो गया। जी एम ई डिनोमिनेटर में चला गया और आर ई प्लस एच होल स्क्वायर ऊपर आ गया। ये देखें जी, अब ये जी और एम ई ये एक दूसरे से कट गए। लेफ्ट साइड को अब हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं जी डिवाइडेड बाई जी बार को हमने ऐसे लिख लिया, जी अपॉन जी बार। अच्छा, राइट साइड पे आपके पास क्या बचता है, ऊपर बच रहा है आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, नीचे बच रहा है आर ई स्क्वायर। अब हम ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, बस सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। हमने इक्वेशंस दोनों बना ली, उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, जी एम ई दोनों तरफ से काट दिया, इधर अब हमारे पास बचती है ये इक्वेशन, जी अपॉन जी बार इज इक्वल टू आर ई प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। अभी आप ऊपर जो है आर ई प्लस एच होल स्क्वायर जो है, इस पर आप अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास दो टर्म्स का स्क्वायर होता है, दो टर्म्स ऐड हो रही होती हैं और बीच में उन पे होल स्क्वायर लगा होता है, तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने किया यहाँ पे, इस ब्रैकेट को मैंने फॉर्मूले की मदद से खोल दिया। अब आपके पास हो गया ये आर ई स्क्वायर प्लस टू आर ई एच प्लस एच स्क्वायर, यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब ये जो आर ई स्क्वायर है ये तीनों का डिनोमिनेटर है, एक कॉमन फ्रैक्शन का बना हुआ है ना, देख रहे हैं। तो ये जो नीचे का आर ई स्क्वायर है ये इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी और इसका भी, हमने तीनों को बांट दिया जी। इसको हम कहते हैं एलसीएम ब्रेक। तो हमने एलसीएम ब्रेक कर दिया, ये एलसीएम बना हुआ है आपके सामने, मैथमेटिक्स आप जानते हैं, ये एलसीएम बना हुआ है, हमने एलसीएम ब्रेक करा, ये आर ई स्क्वायर तीनों को मिल गया, ये देखें जी। और फिर ये आर ई स्क्वायर इधर से तो कट गए, इधर ऊपर एक आर ई है, नीचे दो है, स्क्वायर का मतलब दो, तो एक कट जाएगा, नीचे एक बच गया, ऊपर वाला तो कट गया, वो तो एक था, नीचे दो है, स्क्वायर का मतलब दो है, एक कट गया, एक रह गया। तब आपके पास क्या बचता है जी, आर ई स्क्वायर कटा था तो यहाँ वन बच गया, और बीच वाले फ्रैक्शन में आपके पास ऊपर बचता है टू एच और नीचे बचता है आर ई, और फिर यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। अब ये जो एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर है ये इंतहाई छोटी वैल्यू है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.0000000 समथिंग कुछ आएगी, बहुत ही छोटी वैल्यू है। और ऐसी छोटी वैल्यू अगर ऐड हो रही होती है तो हमारे लिए यूजलेस है, हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं, भूल जाते हैं। तो इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लिहाजा हमने इसको इग्नोर कर दिया, हटा दिया इसको जी। अब आपके पास क्या बचता है जी इक्वेशन का, जी अपॉन जी बार इज इक्वल टू वन प्लस टू एच अपॉन आर ई। अब आप पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकल करते हैं, पलटते हैं इसको, तो लेफ्ट साइड आपके पास जी बार अपॉन जी हो जाएगी, और राइट साइड पे हमने पावर चेंज कर दी, पावर का साइन चेंज कर दिया। यहाँ अभी कुछ भी पावर नहीं थी तो इसका मतलब है प्लस वन, मैंने इसकी पावर का साइन चेंज कर दिया, माइनस वन हो गई, और यहाँ पर मैंने जी बार ऊपर और जी नीचे ले गया। अब एक थ्योरम होता है मैथमेटिक्स का, बाइनोमियल थ्योरम। उस मैथमेटिक्स के बाइनोमियल थ्योरम की मदद से अगर हमारे पास दो टर्म्स होती हैं और बाहर पावर लगी हुई होती है, तो इन ऐसी टर्म्स को खोला जाता है बाइनोमियल थ्योरम से। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, फर्स्ट ईयर वगैरह में,
यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये फिर कहानी कुछ और तरफ चली जाएगी। तो हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम एक थ्योरम होता है, एक तरीकाकार है जिसके जरिए अगर आपके पास दो टर्म्स हैं और बाहर पावर लगी हुई है जी 2, 3, 4, 5 कुछ भी पावर लगी है, तो आप बाइनोमियल थ्योरम की मदद से उसको आराम से खोल सकते हैं। और आप खोल लेते हैं उसको इजीली, क्योंकि ये थ्योरम है। तो ये मामला कुछ यहाँ होता है, हमने इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया। जब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये पावर खत्म हो जाएगी, और जहाँ बीच में दोनों टर्म्स के दरम्यान जो प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाएगा। और भी इक्वेशंस बनती है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं, वही छोटी होती है तो निगलेक्ट कर देते हैं। अब ये जी डिवाइड हो रहा है जी, इसको दूसरी तरफ लेकर आऊँगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब जी को आप दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, जी को 1 से मल्टीप्लाई करें, जी हो जाएगा। और 2h अपॉन आर ई से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2gh अपॉन आर ई। ये वो इक्वेशन है जी जो हम बनाना चाह रहे थे, जी बार इज इक्वल टू जी माइनस 2gh अपॉन आर ई। अब देखें जी बार क्या था, ऊंचाई पर जी की वैल्यू। जी क्या है, खाली जी, सरफेस पर जी की वैल्यू। इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि जी बार जो है वो बराबर है जी में से आप माइनस करें ये चीज़ 2gh अपॉन आर ई। अब ये जो 2gh अपॉन आर ई है ये कोई नंबर बन जाएगा अगर आपको वैल्यूज़ पता होंगी। जी हाइट पता है आपको, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, आप इसको वैल्यूज़ डालेंगे तो दिस फ्रैक्शन विल कन्वर्ट इनटू अ नंबर। अब भले वो नंबर 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ठीक है, छोटा सा नंबर होगा, बहुत ही कम वैल्यू वाला होगा, लेकिन बहरहाल ये एक नंबर बन जाएगा। अब जब आप ये जी की वैल्यू जो कि सरफेस पर होती है 9.8, उसमें से माइनस करेंगे वो नंबर, ऑब्वियस बात है 9.8 कम हो जाएगा। ये जी की वैल्यू कितनी होती है सरफेस पर 9.8, आप इसमें से माइनस कर रहे हैं, माइनस का मतलब होता है आप उसमें से कम कर रहे हैं। तो अब आप 9.8 में से वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और जी बार यानी उस ऊंचाई पर जी की वैल्यू बन रही है, इसका मतलब रिड्यूस हो रही है। तो दिस इक्वेशन प्रूव अवर थ्योरी, ये हमारी बात को साबित कर रही है कि ऊंचाई पर जाके जी की वैल्यू जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। यहाँ हमने बता दिया कितनी रिड्यूस होती है, 2gh अपॉन आर ई, इतना जो है कम हो जाती है। तो ये वो वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड का इक्वेशन था जो हमने ड्राइव किया। इससे हमें ना सिर्फ ये पता चलता है इस इक्वेशन से कि वाकई में जी की वैल्यू ऊंचाई पर जाके कम हो रही है, बल्कि हमें ये भी साबित, हम ये भी बता पा रहे हैं कि कितना फर्क पड़ रहा है। जितनी आप ऊंचाई पे जाएंगे तो जो आपकी सरफेस पर जी की वैल्यू होती है विच इज 9.8, उसमें से आपको माइनस करना होगा क्या चीज, 2gh अपॉन आर ई। आप ये माइनस कर देंगे जी की वैल्यू में से, आपको पता चल जाएगा ऊंचाई पे जाके आपकी जी की वैल्यू क्या रह गई, और ये रिड्यूस करेगी आपकी वैल्यू को, 9.8 को ये कम करेगा, ठीक है, माइनस है। प्लस आता अगर तो हम कहते हैं कि जी की वैल्यू फिर बढ़ रही है, प्लस करने से जो है चीज़ बढ़ती है, माइनस करने से कम होती है। तो दैट इज द वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ये हमारी थी आज का टॉपिक।